जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ एकेडमी के इस ऑनलाइन लेक्चर श्रृंखला में मैं पंकज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिस्कस करूंगा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जो हाल ही में संसद में चर्चा में रहा। टॉपिक का नाम है अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन हेतु एक विधेयक। दोस्तों, याद रखिएगा कि हाल ही में राज्यसभा ने एक विधेयक पारित किया जिसमें संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021 के तहत संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन किया गया है। मतलब जो विधेयक पास किया है राज्यसभा ने, उसका नाम क्या है? संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक। और इसके माध्यम से संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। इस विधेयक की कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या थी उनको देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों को चिन्हित किया गया और इन जनजातियों की जो सूची थी उसमें से अबोर जनजाति को हटाए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। मतलब अनुसूचित जनजातियों की जो सूची है अरुणाचल प्रदेश की, उसमें से अबोर को जनजाति हटाने से प्रावधान कर दिया गया है। वहीं इसके तहत कुछ अन्य जनजातियों को शामिल भी किया गया है। जनजातियों की जो सूची है, अनुसूचित जनजातियों की सूची में इस संशोधन विधेयक के माध्यम से कुछ अन्य जनजातियों को शामिल भी किया गया है, जिसमें शामिल हैं ताई खामती, मिश्मी कामन, इदू और तारोन। इन जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल भी किया गया है। याद रखिएगा कि यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस प्रदेश की जनजाति अबोर को अनुसूचित जनजातियों की सूची से हटाया गया है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती थी। ठीक इसी प्रकार से पूछ लेगा कि अरुणाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची से हटा दिया गया है, तो अबोर जनजाति को हटाया गया है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि किस जनजाति को मिलाया गया है, तो आप नाम याद रख लीजिएगा, ताई खामती, मिश्मी कामन, इदू और तारोन जनजाति को मिलाया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि अनुसूचित जनजाति की जो सूची है, इस सूची को संशोधित करने की शक्ति किसकी होती है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट कर सकता है। इसके अलावा संसद को अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने की अनुमति दी गई। मतलब इस अनुसूची को संशोधित करने की अनुमति संसद के पास है। क्लियर? अच्छा, ये जिस अनुसूचित जनजाति की हम बात कर रहे हैं तो उसकी परिभाषा क्या होगी? तो दोस्तों याद रखिएगा कि संविधान में इसकी कोई एक स्पष्ट परिभाषा या इसके मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। संविधान में इतना कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 366 क्लॉज 25 में 366 क्लॉज 25 में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने की एक प्रक्रिया दी है। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जातियों का अभिप्राय ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदाय अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनके समूह से होगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 में जगह दी गई है। मतलब 342 के अधीन जो अनुसूचित है जनजाति, उसे ही अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो लिस्ट दी गई यहाँ पर, उसमें जिस जनजाति का नाम होगा उसे अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। इसके अलावा उसका कोई और मानदंड नहीं है। लेकिन हम साधारणतः जब इसकी परिभाषा देते तो क्या कहते हैं कि ऐसे लोग जो आधुनिक जो पद्धति है, आधुनिक सुख सुविधाएं इनसे दूर रहते हैं, प्रायः जंगलों में निवास करते हैं, अपने पारंपरिक ट्रेडिशन जो होता है उसको फॉलो करते हैं और किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप को नहीं चाहते, तो इस प्रकार वो जो आदिवासी जीवन व्यतीत करते हैं हम उसे ही आदिवासी या एसटी में लेते हैं। ये एक नॉर्मल परिभाषा कही जाती है। वरना आप अनुसूचित जनजाति किसे कहेंगे? जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियों की जो सूची है उसमें जिसका नाम होगा उसे कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एक और कि आर्टिकल नंबर 342 का क्लॉज 1, ये क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति, किसके पास शक्ति है? राष्ट्रपति के पास, किसी भी राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश के विषय में जहां वह राज्य है, राज्यपाल से सलाह के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा आदिवासी जाति या आदिवासी समूहों या आदिवासी जातियों या आदिवासी समुदायों के भागों या समूह को निर्दिष्ट कर सकता है जो इस संविधान के उद्देश्यों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैसा भी मामला हो के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझे जाएंगे। मतलब इतना कुछ टिपिकल याद करने से अच्छा है कि राष्ट्रपति के पास वो पावर है कि किसी भी अनुसूचित जाति आदिवासी समूह को वह इस अनुसूची में शामिल कर सके, उसके बाद वो अनुसूचित जनजातियां मानी जाने लगेंगी।
क्लियर। अच्छा, अनुसूचित जनजातियों की जब रक्षा की बात करते हैं, संरक्षण की बात करते हैं, तो हमारे संविधान में कई सारे संवैधानिक प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक रक्षोपाय मिले हैं। क्लियर। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षिक और सांस्कृतिक रक्षोपाय इनको क्या दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4 में अन्य पिछड़ा वर्गों जिसमें एसटी के भी शामिल हैं, उन्नति के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है वो स्वतंत्र समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल नंबर यदि हम बात करते हैं तो 14 से लेके 18 के बीच में दिया गया है। तो 15 वाला जो अधिकार है वो आपका क्या कहता है, समानता का अधिकार, जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी के क्लॉज 4 में सीधा सीधा कहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों मतलब एसटी, एससी, ओबीसी जैसे जो वर्ग होते हैं, जो पिछड़े वर्गों में आते हैं, उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, जिसमें एसटी को भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार आर्टिकल नंबर 46 क्लियर कहता है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी के साथ बढ़ावा देगा। सामाजिक अन्याय, सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय व शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो उनकी रक्षा करना, उनके हितों को बढ़ावा देना किसका दायित्व सौंप दिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल नंबर 46 में राज्य का यह दायित्व होगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 350 भी इनका रक्षोपाय है। विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार जो है वो भी इन्हें प्रदान किया गया है इस अनुच्छेद के तहत। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 350 में ही मातृभाषा में निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा यदि हम सामाजिक रक्षोपाय की बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति जैसी किसी भी प्रकार के बलात्श्रम का निषेध करता है और अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम पर रोक लगाता है। ये एसटी एससी वर्ग के लोगों के लिए एक विशेष प्रकार का संरक्षण साबित हो जाता है। इसके अलावा आर्थिक सुरक्षा की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो अनुच्छेद नंबर 244, इसके उपबंध 1 में कहा गया है कि 5वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में से भिन्न किसी भी राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर ही लागू होंगे। इसका उपबंध 2 क्या कहता है कि छठी अनुसूची के उपबंध जो होंगे वो अत्रिमेमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में लागू होंगे। तो यहाँ पर अनुसूची 5 और अनुसूची 6 का हवाला देते हुए 244 में भी प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में भी इनके रक्षोपाय हैं, जिसको हम आर्थिक रक्षोपाय कहते हैं। इसमें कहा गया है कि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट राज्यों मतलब एसटी एससी वाले राज्यों को सहायता अनुदान दी जाएगी। इसके अलावा राजनीतिक रक्षोपाय भी दिए हैं। आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 1 में क्या बोला है कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में क्या बोला है, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कार्य मंत्रियों के लिए प्रावधान होंगे। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटी का आरक्षण की बात की गई कि इनके लिए पर्याप्त रूप से सीटों का आरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 337 जो है वो भी इनके रक्षोपाय की बात करता है। क्या बोला है कि राज्य विधानसभाओं में एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 334 में भी इनके लिए प्रावधान किया गया है। आरक्षण के लिए 10 वर्ष की अवधि बढ़ाने के लिए कई बार संशोधित कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल नंबर 243 में भी इनके लिए कहीं ना कहीं रक्षोपाय है। पंचायतों में इनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं। आर्टिकल 371 में भी इनके लिए रक्षोपाय है। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के संदर्भ में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा सेवा संबंधी रक्षोपाय भी दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 जिसमें कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समता। इसके अलावा 16(4)(a), 164(b), अनुच्छेद 335 और अनुच्छेद 320 के 40 के तहत इन्हें सेवा संबंधी रक्षोपाय भी प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अनुसूचित जनजातियां किसे कहते हैं, जो भारतीय संविधान में वर्णित है। अनुसूचित जनजाति की सूची में से किसी को हटाने या जोड़ने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति बोलता है। और हटा कौन सकता है? संसद जो है इसमें संशोधन कर सकती है। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि अनुसूचित जनजातियां किसे कहा जाता है, उसकी परीक्षा भी देख ली है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो अनुसूचित जनजातियों को संविधान के तहत कौन कौन से रक्षोपाय प्राप्त किए गए हमने वो भी यहाँ पर डिस्कस किया है। तो कुल मिलाकर आपका किसी भी एग्जाम की दृष्टि से कंप्लीट जो चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश होता है। क्लियर दोस्तों? अगले लेक्चर में अगले किसी टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।